ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी तो याद नहीं हो जाएगी, एबीसीडी पहले पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? तो पहले उसको समझते हैं। सेशन को शेयर करके आ जाओ अपने भाई बंधु दोस्त यारों तक, ठीक है? फिल्टर करती है, बहुत बढ़िया भाई, जिसका आंसर आ रहा है फिल्टर का यही आंसर सही है, क्योंकि ये जो किडनी है ना आपके बॉडी में बैक साइड पर, बैक के लिए क्या वर्ड बताया था? डोर्सल साइड पर। डोर्सल साइड पर हमारी 2 गुर्दे बैठे होते हैं जिसको हम कहते हैं वृक्क या इंग्लिश में किडनी के नाम से जाने जाते हैं। ये दिखाई दे रहे होंगे, एक्चुअली में इनका जो साइज होता है ना, आपने राजमा देखा है? एक दाल होती है, एक पल्सेस जैसे हम अलग-अलग देखते हैं, उसी में आपकी एक दालों के अंदर आने वाले राजमा होते हैं, किडनी बीन्स के नाम से भी वो जाने जाते हैं। क्योंकि उनका आकार कैसा होता है मैम, एग्जैक्टली इनके जैसा दिखा जाता है, ठीक है? तो ये जो शेप आपको दिख रही है, एग्जैक्टली यही शेप हमारी किडनी में, हमारे बॉडी के अंदर किडनी के तौर पे बैठी होती है और यहाँ से रक्त का छनन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। जो बात करते हैं ना यूरिन बन रहा है, शरीर में यूरिन कहाँ से बनता है? ये देखो इससे बनता है। ये है आपकी एक सिंगल किडनी और यहीं से यूरिन बनकर मूत्र बन करके इस नलिका के माध्यम से नीचे की तरफ आपके बॉडी में पास आउट हो जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को, जो हमारी किडनी के बारे में हमें पढ़ना है, हमें समझना है कि भैया ये जो किडनी है ये कैसे काम करती है, या फिर इनका एक्चुअल काम अगर फिल्ट्रेशन का है तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। यानी इसके संबंध में और जितने भी अंग आएंगे उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है? चलो सुखदेव प्रजापति जी, सीबीटी 2 के लिए जो थ्योरी है उसके लिए भी मैं आपको अलग से बता दूंगी। उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, जिसमें आपका इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ट्रेड, इनसे संबंधित जो सवाल है वो आपके आते हैं, तो उसके लिए भी अलग से आपके लिए एक सेशन जो है वो रखेंगे। अभी फिलहाल इस सेशन में तो आप अपना बेसिक पार्ट जो है वो पढ़ सकते हैं। क्लियर है भाई? ये क्लास सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, आपका जीडी, दिल्ली पुलिस या कोई भी रेलवे एग्जाम्स हो, सभी के लिए मददगार है, तो पहुंचा देना सभी भाइयों तक। यहाँ बात करने वाले हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में, ठीक है? कैसे होता है मैम? देखो ये सिस्टम लगा होता है, मतलब मैं सिंपल भाषा में कह सकती हूँ कि आपकी बॉडी में ये जो हमने पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर जानना है, उसमें 2 किडनी होती है इस तरह से, ठीक है? ये दिखाई दे रही है भाई? इन दोनों किडनी से एक पतली सी नलिका निकलती है कुछ इस तरह से, जिसका काम क्या होता है कि ये जो भी किडनी में ब्लड छन जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, उसमें से जो भी मूत्र बनेगा, यानी जो वेस्ट आपका बनता है, उसको लेकर के आती है। तो ये वाली नलिका मूत्रवाहिनी होती है, क्योंकि यूरिन को कैरी करती है और ले जा करके यहाँ नीचे एक ब्लैडर के साथ जोड़ देती है, जिसको आप मूत्राशय के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ये क्या कहलाएगी? मूत्रवाहिनी। इसी को हम नाम देते हैं यूरेटर। ये कहलाता है मूत्राशय, बोले तो यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। इस ब्लैडर के अंदर कुछ समय आपका यूरिन जो है वो स्टोर होकर के रह पाता है, यानी हम कहते हैं ना कि कुछ टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हैं हम, तो वो आपके इस ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है और ऊपर यहाँ से बन के आ रहा है, तो इसको हम किडनी का नाम देते हैं। 2 वृक्क हमारे पास उपस्थित होती हैं। संख्या में कितनी है? 2 है। शरीर के पीछे की तरफ पाई जाती है, यानी डोर्सल साइड पर ये होती है। जो आपका आगे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी है, अमाशय है, नीचे आते हैं, उसके पीछे की साइड पर ये पाई जाती है। नीचे लास्ट में एक हिस्सा जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है, हिंदी में इसको मूत्र मार्ग कहते हैं। यहाँ से बॉडी से जो भी आपका यूरिन बनता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसमें हमारी किडनी का मेन रोल क्या है? क्या ये यूरिन को बनाती है? आपने कहा हाँ जी। क्या ये मल को बना रही है? नहीं। मल को बनाने में रोग हमारी आंतों का था, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर के हमारी रेक्टम के द्वारा, जो आपकी गुदा होती है उसके द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसका काम अकेला क्या है कि ये आपके यूरिन को बनाएगी, रक्त को छलन करती है, साफ करती है और उसके बाद आपका जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है? चलो, बैच एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, आरजे विक्रमजीत ऐप पर सारे बैचेस जो है वो आपके चल रहे हैं। साइंस का साइंस स्पेशल बैच है, वहां पढ़ सकते हो। ऑलराइट, तो मैम ये 4 हिस्से, अगर आपसे कभी फ्लो पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ चुका है कि जरा फ्लो तो बताइए किडनी से लेकर के कहां तक कौन कौन से अंग होते हैं, तो पहला पार्ट आएगा किडनी का, इसके बाद यूरिन कहाँ जाएगा? यूरेटर में, उसके बाद ब्लैडर में और लास्ट में आपका ये डी वाला पार्ट यूरेथ्रा कहा जाता है। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है? चलो अब जरा आगे देखो। चलो किडनी की बात तो हम समझ गए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो हो रहा है ना, उसी को एक्सक्रीशन कहते हैं। यानी शरीर से आपका एक स्पेसिफिक अंग जो कि मल को बाहर निकाल रहा है, उसको हमने कहा कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में एक काम हो रहा था, लेकिन जो छनन करके यूरिन को बाहर निकालेगा उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। यानी बॉडी से विषाक्त पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। याद रखिएगा, हमने विटामिन आपको बताए थे कि कुछ बी और सी, 2 विटामिन होते हैं और दोनों क्या होते हैं मैम? पानी में घुल जाते हैं। मानते हो बात? भाई शरीर में जाएगा, पानी में घुलेगा। अब मैम पानी में जितना एब्जॉर्ब होना था बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद वो इसी यूरिन के रास्ते निकल जाता है बॉडी से बाहर और आपका वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है? तो पसीना अलग है, पसीना भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग कहा जाता है, उत्सर्जी पदार्थ कहा जाएगा, लेकिन मेनली आपके यूरिन को हम कंसीडर करते हैं। तो उत्सर्जन जो आपका आज का पहला कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है? एक्सक्रीशन। आप बताएंगे कि शरीर की कोशिकाओं से जो भी विषाक्त पदार्थ है, जो भी वेस्ट है, उसको बाहर निकालने की क्रियाविधि ही उत्सर्जन कहलाती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम यहाँ पर एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं और इन अंगों को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहा जाता है। जो अंग इसमें कार्य कर रहे हैं वही क्या कहलाएंगे? उत्सर्जी अंग कहे जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग वाले भी कर सकते हैं, पैरामेडिकल भी कर सकते हैं। पॉइंट इज कि आप अपने पीवाईक्यूज को भी साथ साथ में लेकर के चलिएगा। ठीक है? चलो, तो मैम इसे कहते हैं एक्सक्रीशन। इसी एक्सक्रीशन के अंदर हमारे अलग अलग पार्ट जो है वो देखे जाते हैं, लेकिन एक वर्ड और आता है जिसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन तो आप समझ गए कि यार बॉडी से जो भी वेस्ट है उसको निकाल दिया, दैट इज उत्सर्जन। बट अगर आपकी बॉडी में जो सॉल्ट है, जो पानी का बैलेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसका भी तो संतुलन होता है। सुना होगा कि सोडियम कम हो गया बॉडी में, सोडियम कम होना, ब्लड प्रेशर लो होना, कहा जाता है कि बीपी लो हो जाता है। सोडियम बढ़ गया तो बीपी भी आपका बढ़ जाता है। आपके सोडियम की, पोटेशियम, क्लोरीन, इनकी भी मात्रा बॉडी में क्या रहनी चाहिए? संतुलित रहनी चाहिए। इसका जो बैलेंस होता है वो कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो कहीं पर भी अगर वर्ड आ जाए ना, ऑस्मो रेगुलेशन कौन कर रहा है? किडनी कर रही है यार, किडनी तो सारा वेस्ट निकाल रही है और किडनी ही आपके नमक के, पानी के बैलेंस को बना करके चलती है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, बहुत कंजूस है ये बॉडी। कोई भी आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं निकालने देना चाहती। वो चाहती है कि जो एक्चुअल में वेस्ट है वो निकल जाए, लेकिन जरा सा भी कोई पार्ट अगर काम का है तो उसको तुरंत से रीअब्सॉर्ब कर लेती है। करेक्ट? तो आपके 2 डेफिनेशंस पर ध्यान देना है, उत्सर्जन पे और साथ में ऑस्मो रेगुलेशन पे, कि नमक का बैलेंस कौन करेगा? वो आपका ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया यहाँ पर देखी जाती है। अब आपने कहा हमारी बॉडी में
दो प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं, एक किडनी है जो कि मुख्य अंग होती है। लेकिन एक बात बताओ, शरीर से पसीना भी तो बाहर निकल रहा है, क्या वो एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? होगा कि नहीं? हम कार्बन डाइऑक्साइड भी तो छोड़ रहे हैं, वो भी तो एक प्रकार का वेस्ट है, तो मैम उसको भी कंसीडर करेंगे। तो आपकी बॉडी में अगर पूछा जाए कि कितने एक्चुअली में उत्सर्जी अंग होते हैं, तो देखिए दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला जैसे आप कहेंगे प्राथमिक या मुख्य उत्सर्जी अंग, प्राथमिक या फिर मुख्य अंग। मुख्य अंग में कौन आता है कि सबसे पहले हमारी किडनी आती है, वृक्क आते हैं। क्या आते हैं? वृक्क आते हैं। और इसी के साथ अगर पूछा जाए कि सहायक अंग कौन से होते हैं, सहायक अंग कौन से हैं जो कि सहायता कर रहे हैं, प्राथमिक तो नहीं है बट हाँ वेस्ट वो भी निकाल रहे हैं, उसकी श्रेणी में आते हैं आपकी त्वचा। आपने कहा मैम त्वचा से कौन सा वेस्ट निकलेगा? पसीना बाहर आ रहा है, ऑयल बाहर आ रहा है, होता है कि नहीं? आप कहते हो स्किन हमारी क्या है, एक प्रकार से ऑयल सिक्रीट कर रही है। स्किन में सेबेशियस ग्रंथियां होती हैं, ऑयल वाली वसामय ग्रंथि। किसी ने कहा कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, कहां से आ रहा है ये ऑयल, ये वसा कहां से आ रहा है? ये इन्हीं ग्रंथियों के माध्यम से आ रहा है। तो स्किन भी आपका एक वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में मदद कर रही है, जिसको हम सहायक अंग के तौर पर जानते हैं। तो ये पसीना बॉडी से बाहर निकालती है, ठीक है। इसके अलावा देखो लिवर की बात आपको, एक ऐसा अंग है जो आपके शरीर से जितने भी विषैले पदार्थ है मैडम निकाल पटक बाहर फेंकता है, क्योंकि लिवर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपका डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो लिवर को उत्सर्जक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बट प्राइमरी नहीं कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे, ठीक है। प्राइमरी नहीं कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यकृत भी हमारी बॉडी से जितने भी विषाक्त पदार्थ है इन्हें बाहर निकालता है। इसके अलावा आपके फेफड़े, लंग्स, लंग्स कैसे काम कर रहे हैं मैम? कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है? हमारी फेफड़े तो मदद करते हैं। आपने सांस लिया ऑक्सीजन, बट आपका CO2 जो है वो बाहर जा रहा है, किसकी मदद से? हमारे लंग्स की मदद से। क्या ये पार्ट समझ में आ रहा है? और इसका मैंने पूरा आपको रीजन भी बताया था कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और वो ऑक्सीजन कैसे CO2 बना करके बॉडी से बाहर बना। सोचो कि हम ले तो रहे हैं ऑक्सीजन को, अकेली CO2 ही क्यों बाहर आ रही है? ठीक है, अकेली CO2 ही क्यों बाहर आ रही है? उसका एक रीजन मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जाएगी, हमारे ब्लड में जो खाना होगा, जो ग्लूकोज होगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगी, और इसके ऑक्सीडेशन पे बनता है CO2, पानी और ATP। ये श्वसन की प्रक्रिया है जिसमें CO2 बनता है, और यही CO2 आपके फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। समझ गए? इसके अलावा क्या बचा मैम? हमारी आंतें, आंतें मल को बाहर निकालती हैं, मल को बाहर निकालती हैं। तो ये चारों के चारों क्या है? हमारे द्वितीय या सहायक उत्सर्जी अंग कहे जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? जितेंद्र शर्मा जी, बिलीरुबिन जो होता है वो यकृत का एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, जो कि मल को पीला रंग देता है या प्लाज्मा को पीला रंग देता है। तो बिलीरुबिन, बिलीबोर्डिन नाम से दो वर्णक होते हैं जो आपके वाइल जूस में, पित्त रस में पाए जाते हैं। आज की क्लास बैच पर है या नहीं है? सारी क्लासेस बैच पर हैं, आज सुबह हुई है क्लास आपकी? चलो यहाँ तक क्लियर भाई, भेजो एक थम्स अप का साइन। पहला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया कि एक्सक्रीशन क्या है और किन अंगों के माध्यम से होता है। यहीं पर मैं अगर किडनी की बात करूं तो एक चीज और ध्यान रखना कि हमारी जो किडनी होती है, देखो कैसे अरेंज होती है। पूरा का पूरा सिस्टम ना कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये आपके दो गुर्दे दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर्ली इस तरह से लगे हैं, नीचे की तरफ ब्लैडर लगा है, इनके ऊपर एक ग्रंथि लगी होती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इसके ऊपर कोई ग्लैंड है क्या, ये रहा, एक ग्रंथि लगी है। इस ग्रंथि को भी हम जोड़ी में देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड है। नाम क्या है इसका? अधिवृक्क ग्रंथि। इसे एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है हमारी किडनी की, और किडनी के अंदर कुछ छोटी छोटी सी इसकी यूनिट्स पाई जाती है, इसकी इकाई होती है, जिनका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम होता है? नेफ्रॉन, जिनसे मिलकर हमारी किडनी बनी हुई होती है। जैसे ब्रेन के अंदर बताया था न्यूरॉन पाए जाते हैं, किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन होती है। इसी नेफ्रॉन के द्वारा हम अगर इसके अध्ययन की बात करें, इसकी स्टडी की बात करें, तो किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी। कोई समस्या भाई किसी के मन में? नेफ्रोलॉजी के नाम से ये जाना जाता है। इज दिस क्लियर? टाइमिंग सेम है, रोज सुबह 11 बजे क्लास होती है, ठीक है। तो मैम इसे कहते हैं किडनी। किडनी का अध्ययन क्या है? नेफ्रोलॉजी। क्यों है? क्योंकि इसकी इकाई को हम नेफ्रॉन्स के नाम से जानते हैं। जैसे ब्रेन की इकाई न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स का अध्ययन क्या हो गया? न्यूरोलॉजी। कहते हैं ना ब्रेन का डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसी किडनी का डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट बन जाता है। एक वर्ड और आता है किडनी के लिए जिसे रीनल कहते हैं। कई बार आपको मिल जाएगा किडनी के लिए ही एक वर्ड रीनल के नाम से, ठीक है। तो ध्यान रखना, रीनल शब्द कहीं पर भी आ रहा है दैट मींस ये किडनी के लिए आ रहा है। अब देखो मैंने इनकी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि बिठा दी और इसका नाम क्या दे दिया? एड्रीनल। नाम में देखिए रीनल मतलब किडनी, और एड मतलब ऊपर की तरफ लगी है, ऊपर की तरफ ऐड है, ठीक है। अधि मतलब ऊपर की तरफ, वृक्क, वृक्क के ऊपर अधिक हिस्से में लगी हुई है। आसान है कि नहीं है नाम? बताओ, रटना नहीं है मैम। अधिवृक्क नाम में ही मतलब छिपा है। एड्रीनल, रीनल वर्ड किसके लिए आया? किडनी के लिए आया। दैट मींस हम बिना कुछ कहे समझ गए कहानी क्या है, करेक्ट। इसी प्रकार से इन्हीं के अंदर से एक धमनी और एक शिरा भी निकलती है जो ब्लड लाती है और ले जाती है। भाई इसमें ब्लड भी तो आ रहा होगा ना कहीं से। एक हिस्सा जो ब्लड को लेकर आता है वो आपकी धमनी है, दोनों तरफ जुड़ी हुई होती है, और एक हिस्सा जो ब्लड को वापस लेकर के जाता है वो कुछ इस प्रकार से शिराओं के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाती है हमारी रीनल धमनी और रीनल शिरा। इनका नाम पूछा जाए तो रीनल धमनी, धमनी का मतलब क्या है कि ये हार्ट से ब्लड ला रही है किडनी तक, और शिरा मतलब जो हार्ट से, इससे किडनी से ब्लड वापस हार्ट तक लेकर के जा रही है, ठीक है। लाल रंग की हमेशा शिराएं होती है, ये आपको पहले ही बता दिया था। इसे कहते हैं रीनल आर्टरी, लाल रंग की है, रीनल धमनी कही जाएगी, और नीली वाली रीनल वीन कही जाती है। ये हार्ट से किडनी तक ला रही है ब्लड को, और ये किडनी से वापस हार्ट तक लेकर के जा रही है। इसको ऐसे बना देना, इसको ऐसे बना देना। बोलो समझ गए कहानी? फटाफट से बताओ भाई। क्लियर? किडनी तो मैम समझ में आ गई, पहला कॉन्सेप्ट हमारा आज का क्लियर हो गया कि किडनी है क्या। अभी एक सवाल मेरा आपसे है, क्या ये दोनों किडनी बराबर लेवल पर होती है, एक लेवल पर ही होती है क्या? हाँ जी, चलिए। अक्षय कीर्ति सब अपलोडेड है आपके, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना, आपके इसी बैच के अंदर अपलोडेड है, फाइल्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, बॉटनी वाले सेक्शन में रिप्रोडक्शन का पार्ट मिल जाएगा, सब कुछ उसमें है, चेक करवा लिया है, ठीक है। बताओ जल्दी से, एक बराबर होती है क्या? नहीं होती मैम। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए, आपको पता है कि हमारे पास एक स्टमक है
और इधर की तरफ निकला हुआ क्या है मैम, ये हमारा लिवर है, ठीक है। ये नीचे की तरफ आपकी ये पतली सी यहाँ एक पेनक्रियास को जोड़ दो और नीचे हमारी आंतें जुड़ जाती हैं, ठीक है। अभी होता क्या है कि लिवर किस साइड पर है, राइट साइड पर है, और स्टमक किस साइड पर होता है, लेफ्ट साइड पर होता है। इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए एक बात और ध्यान में रखना कि हमारी जो किडनी है ना वो एग्जैक्टली इसके पीछे की तरफ होती है, और क्योंकि हमारा लिवर जो है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, एक लार्जेस्ट ऑर्गन के तौर पे होता है, तो लिवर राइट साइड में होने की वजह से ये जो हमारी राइट वाली किडनी होती है ना, इसका लेवल अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। क्यों होता है मैम, क्योंकि लिवर जो अंग है वो थोड़ा भारी है और इसका दबाव जो है उसकी वजह से ये नीचे की तरफ किडनी को सप्रेस कर देता है। यानी इस राइट किडनी को आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी नीचे होगी, रीजन बीइंग कि भैया ये लिवर बैठा हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो लिवर की उपस्थिति के कारण ये आपकी राइट वाली किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी देखी जाती है, मतलब हल्की सी बाएं किडनी से बाएं वृक्क से नीचे की ओर देखी जाती है, ठीक है। हाँ भाई, चलो चलो, बहुत शानदार। शुभम शर्मा जी, आप ना नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर एक बार बात कर लीजिएगा तो आपको बता देंगे क्या प्रोसेस है। तो लिवर की वजह से ध्यान रखना, ये लिवर भाई साहब राइट में बैठे होते हैं, थोड़ा सा इसका झुकाव जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। बाकी पोजीशन कहाँ रहेगी, डोर्सल में। ये बाकी के अंग कहाँ है, वेंट्रल में, फ्रंट साइड पर है। किडनी कहाँ होगी, डोर्सल में, यानी पीछे की तरफ होती है। तो ये था आज का आपका पहला कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने जाना कि किस प्रकार से हमारे जो गुर्दे हैं, ये देखो कुछ इस तरह से, एक राइट वाला पार्ट नीचे है और लेफ्ट वाला आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, क्लियर है कहानी। अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि मैम एक्सक्रीशन तो हम समझ गए, लेकिन अब मछलियों के अंदर भी क्या सेम काम होता है क्या, मछलियां जो होती हैं हमारी या अन्य, अगर मैं जानवरों की बात करूं कि डज फिशेस एक्सक्रीट अमोनिया, क्या मछलियों की बॉडी से जो मल बनता है वो अमोनिया होता है। देखिए, मल कई प्रकार के होते हैं, या मैं कहूँ वेस्ट जो है, विषाक्त पदार्थ जो है ना, वो आपके कई प्रकार के होते हैं, और कौन सा जानवर किस वेस्ट को बॉडी से रिलीज कर रहा है उसके आधार पर हमने जानवरों को भी वर्गीकृत किया हुआ है। मान लीजिए हम बात करें अमोनिया के बारे में, आप सबने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री लैब में, स्कूल में 10वीं तक भी अगर गए हो तो भाई 10वीं में केमिस्ट्री लैब हुआ करती थी, उसके बाहर की तरफ से भी अगर निकले और अगर अमोनिया का कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है, सड़े हुए अंडे वाली स्मेल आती है। बोलो आती है कि नहीं। अमोनिया के अंदर ना सबसे ज्यादा तो टॉक्सिसिटी है, सबसे ज्यादा ही विषाक्त होता है, और साथ में इसमें स्मेल भी बहुत गंदी आती है, ठीक है। अब इतनी स्मेल है, इतना ज्यादा टॉक्सिक है, तो मैम इसको एक्सक्रीट करने के लिए पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए। बोलो हाँ या ना। अब इतना ज्यादा पानी भैया नॉर्मल धरती पे अगर व्यक्ति या कोई जानवर प्रॉपर्ली इस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करेगा तो उसके लिए इतना पानी तो आवश्यक है नहीं, मतलब इतना पानी तो अवेलेबल ही नहीं है। तो जितनी भी, ध्यान रखना, याद करने की ट्रिक है, जितनी भी पानी में रहने वाले जीव होते हैं ना, जो भी आपको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, मछलियां नजर आती हैं, इनकी बॉडी से जो विषाक्त पदार्थ बनता है वो बनता है अमोनिया, और ये अमोनिया को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। अमोनिया उत्सर्जित करते हैं तो पानी के अंदर ही उसकी स्मेल जो है वो भी एडजस्ट हो जाती है, उसकी विषाक्त जो नेचर होती है कि टॉक्सिक बहुत ज्यादा है, वो भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी मछलियों को या ऐसे जीवों को जो अपनी बॉडी से क्या करते हैं, अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं, इन्हें अमोनोटेलिक कहा जाता है। किस नाम से जानेंगे इन्हें, अमोनोटेलिक। जितनी भी बड़ी मछली, छोटी मछली आपको नजर आ रही है, जो भी मछली पानी में रह रही है, मोस्टली जो पानी में रहने वाले जीव है, ठीक है। मछली से स्मेल आती है वो कहानी मैम अलग है, ठीक है, लेकिन मछलियां जो एक्सक्रीट करती हैं वो होता है अमोनिया। ये रहा आपका, और इसी कारणवश इन्हें हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनोटेलिक, इस विशेषता को कि ये अमोनिया रिलीज कर रहे हैं, इन्हें अमोनोटेलिज्म कहा जाता है। मछलियों को अमोनोटेलिक कहेंगे, लेकिन विशेषता को अमोनोटेलिज्म कहा जाता है, ठीक है। किडनी फ्री में दे दीजिए, देखो इधर ध्यान दो जरा। तो ध्यान रखना कि अमोनोटेलिक जितने भी जीव होते हैं, बेसिकली अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, पानी भी इसको अतिरिक्त चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में जितने भी जलीय जीव है, हाइड्रा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, बोनी फिशेस है, इन सभी के अंदर उत्सर्जन होता है अमोनिया का। तो एक पार्ट तो मैडम हम समझ गए कि मछलियां क्या उत्सर्जित कर रही हैं, अमोनिया उत्सर्जित कर रही हैं। लेकिन फिर एक बात बताओ, अगर हम मानव की और अन्य जीवों की बात करें तो इनके अंदर कौन सा वेस्ट बनता है। जो आप देखते हैं पक्षी हैं, पक्षियों की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, बर्ड की ड्रॉपिंग्स होती हैं, उनके अंदर ऐसा क्या वेस्ट होता है कि वो तो बिना पानी के, बहुत कम पानी में भी आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। आपने देखा होगा घर के बाहर अगर कहीं आपके बालकनी में या किसी एरिया में छत पर बर्ड की ड्रॉपिंग्स वहां पर आपको मिल जाती हैं, तो वो बड़ी आसानी से कम पानी में भी साफ हो जाती है। रीजन क्या है कि वहां होता है यूरिक एसिड, ठीक है। क्या होता है, यूरिक एसिड पाया जाता है। तो जितने भी ये पक्षी हैं आपके, जितने भी बर्ड्स हैं, इनके ड्रॉपिंग्स में क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड ये अपनी बॉडी से उत्सर्जित करती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, यूरिकोटेलिक कहा जाता है। यूरिकोटेलिक के नाम से इनको जाना जाता है। ध्यान रखना, इसके अलावा भी कई जीव होते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हुए नजर आते हैं। ये सारे वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, विषाक्त पदार्थ हैं, जो बॉडी में अलग अलग जीवों के वेस्ट बनकर के बाहर निकलते हैं। बोलो बात समझ गए। तो इसे हम क्या कहेंगे, यूरिक एसिड। छिपकली में, पक्षियों में, सांप है, ठीक है, कॉकरोच है, इन सभी के अंदर ये यूरिक एसिड आपका बॉडी से एक्सक्रीट होता है। इन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, सबसे कम टॉक्सिक है, यानी अगर विषाक्त की बात करूं तो ये सबसे कम विषाक्त होता है। अमोनिया सबसे ज्यादा विषाक्त होता है। अमोनिया को सबसे ज्यादा पानी चाहिए, तो इसको पानी सबसे कम चाहिए होता है। कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में। हाँ भाई, जल्दी से बताओ एक बार फटाफट से। और भाई मजा आ रहा हो तो सेशन को शेयर करके आ जाओ, इतनी कंजूसी का है। जल्दी से अपने मित्र यार, भाई बंधुओं तक पहुंचा करके आएंगे, और अगर चीजें क्लियर है तो सेशन को लाइक का बटन जल्दी से प्रेस कर देंगे। तो अमोनो और यूरियो दोनों आप समझ गए कि मैम यूरिया जो है, यूरिक एसिड जो है, ये सब क्या है, वेस्ट है। बचा कौन, मानव बचा है, गाय भैंस ऐसे जानवर बचे हैं, मेंढक बचा है। इन सभी को उठा के रख देना एक श्रेणी में, जैसे कहते हैं यूरियोटेलिक, जो बॉडी से यूरिया उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यूरिया उत्सर्जित करते हैं। ये देख सकते हो, यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। जो बॉडी से यूरिया एक्सक्रीट करेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, यूरियोटेलिक। नाम के पीछे बस थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, यूरियोटेलिक ये बन जाते हैं। और ये अमोनिया से कम विषाक्त है,
और यूरिक एसिड से ज्यादा है। यानी अगर मैं तीनों का एक रेशियो लिख दूं ना, सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी किसकी है? अमोनिया की। सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए? अमोनिया को चाहिए। उससे कम यूरिया को चाहिए और सबसे कम यूरिक एसिड को चाहिए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है और सबसे कम टॉक्सिक यहाँ पर कौन कहा जाता है। बोलो बात समझ आ गई? तो जितने भी मेंढक, मानव, गाय, भैंस और कुछ कार्टिलेजिनस फिश जिनके अंदर क्या होता है? कार्टिलेज पाया जाता है, ऐसी मछलियों को हम इसके अंदर रखते हैं। बाकी सारी मछलियां अमोनिया के अंतर्गत चली जाती है। बोलिए क्लियर? मैम मैं क्लास 10th में हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? पढ़ सकते हो। अगर ये चैप्टर जैसे आपका 10th में आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसको आप पढ़ सकते हो। बाकी चीजें आप लोग अपने सिलेबस की अभी ज्यादा करो बच्चे, आपको जरूरत है जो आपका एकेडमिक्स का पेपर है वो स्कोर करने की, क्योंकि 10th में अभी आपके बोर्ड्स के एग्जाम भी होंगे, तो उन चीजों पर ज्यादा फोकस करिए। तो 3 प्रकार के जीव हैं, मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरियोटेलिक। आई होप दिस इज क्लियर। फटाफट से बताओ भाई, कोई समस्या तो नहीं? तो मैम ये था आज का हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों ने समझा। कुछ सवाल मैं आप लोगों के सामने लगाऊंगी, फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए जी, पहला सवाल है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, बताओ। ऑप्शन नंबर बी। बताओ, इससे सिंपल क्वेश्चन होगा क्या मैम? सिंपल सा, उसने पूछा कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को कौन बाहर निकालता है? किडनी निकालती है। यही हमारी प्राथमिक अंग कही जाती है, बाकी तीनों तो सहायक अंग होते हैं। ठीक है, चाहे वो लंग्स हो, लिवर हो, आते हो, ये सब आते हैं हमारे सहायता करने वाले अंगों में। अगला सवाल है, मानव शरीर में दोनों तरफ स्थित अंग की पहचान करिए। सीपीओ का सवाल है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। स्प्लीन, लिवर, किडनी या ब्लैडर, कौन सा अंग ऐसा है जो दोनों तरफ पाया जाता है? करो करो, फटाफट से करो भाई। दोनों तरफ कौन होता है मैम? किडनी होती है ना, तो प्लीहा होती है दोनों तरफ। प्लीहा भी हमारी कहाँ होती है? देखो ये पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज के ऊपर एक ऐसा अंग होता है जिसे प्लीहा कहते हैं, अकेला होता है, सिंगल इन नंबर। लिवर भी हमारा क्या है? अकेला है। ब्लैडर भी क्या होता है? अकेला होता है। लेकिन गुर्दे दोनों तरफ आपके पाए जाते हैं। तो किडनी दोनों साइड पर उपस्थित होती है। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार का एक भाग है और ये अकेली किडनी आपको नजर आ रही है, एक सिंगल किडनी जो राजमा के आकार की देखी जाती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले सवाल पे कि इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सीजीएल 2021 का सवाल है। यूरेटर, कॉर्टेक्स, मेड्यूला या फिर नेफ्रॉन? बताइए जल्दी से। विच इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। मैम टफ क्वेश्चन बनते नहीं है बनाने को, तो भी आपके टफ भी सवाल बहुत है, लेकिन ये देखो ये पीवाईक्यूज में क्या क्या लेवल आया था। आपका बेस स्ट्रांग नहीं है और चल दिए मैम एडवांस पढ़ने के लिए, तो पहले बेस तो मजबूत कर लो। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन। क्या है इकाई इसकी? गुर्दे की छोटी इकाई को नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए सीएचएसएल का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग कहा जाता है? हृदय, स्किन, ब्रेन या मसल्स? ये सब पीवाईक्यूज है, तो आपको बताया जा रहा है कि देखिए ऐसे प्रश्न भी आ चुके हैं। क्वेश्चन तो अभी तुम्हें हार्ड भी मिल जाएंगे, दिखाएंगे अभी उनके उनको भी। करेक्ट, त्वचा यहाँ पर कही जाएगी। तो त्वचा क्या है? एक प्रकार का उत्सर्जी अंग, भले ही सहायक अंग हो बट है तो उत्सर्जी अंग। चलिए, क्वेश्चन है आपका, बिफोर यूरिनेशन विच पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी डज द यूरिन गेट स्टोर्ड? पेशाब करने से पहले मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में मूत्र जमा हो जाता है? एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन, लगाओ आंसर। भाइयों को विद रिवीजन कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? डिपेंड करता है आप कितना टाइम उसको दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पर 1-1 घंटे की क्लास भी करते हैं तो आप इसके अलावा अपने बाकी सब्जेक्ट्स को साथ में चला सकते हैं। 2 महीने लग करके प्रॉपर्ली अपने रेगुलर सेशंस को करो, आपका सिलेबस जो है वो हो जाएगा। डेली साथ साथ में अपना रिवीजन भी करते चलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ब्लैडर। ब्लैडर के अंदर हम इसको स्टोर कर सकते हैं, बिफोर यूरिनेशन इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर इन यूरिन? मूत्र में पीले रंग के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? ऑप्शंस हैं बिलीरुबिन, यूरोबिलिन, एल्ब्यूमिन या क्रिएटिनिन। हाँ जी, मतलब देख रहे हो यहाँ पे तुम्हारे किडनी और यूरेटर और ब्लैडर के बीच का अंतर बता रहे हैं, अमोनिया और यूरिया का अंतर बता रहे हैं, और यहाँ ये बैठे कमेंट सेक्शन में प्रेम और मोह के बीच का अंतर जान रहे हैं। शांति देवी जी, पहले इनकी शांति जो है मन की उस प्रकार से दे दीजिए कि प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है। थोड़ी थोड़ी सी शर्म कर लो, पेपर आ रहा है सर पे। प्रेम और मोह के चक्कर में ना तुम्हारा ये जो यहाँ मेहनत और लगन चल रही है, इसका डिफरेंस ही भूल जाओगे कि मेहनत क्या होती है, लगन क्या होती है। सारा मोह और प्रेम एक तरफ हो जाएगा जब पिताजी आएंगे कूटने के लिए। ये पेपर आ लिया सर पे और ये बैठे हुए इस अंतर को यहाँ जान रहे हैं। शांति देवी बिल्कुल शांत कर देंगे फिर तुम्हें। इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के बीच में यहाँ इन्हें प्रेम और मोह के बीच का अंतर जानना है। बस जिस दिन तुम इस दोनों शब्दों से बाहर आ गए ना, उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। लिख लो इस बात को, थोड़ा सा इनकी बातों से डाइवर्ट हो जाओ। मतलब टीचर लगा हुआ है कि नहीं नहीं बच्चों, पहले किडनी समझो, यूरेटर क्या होता है, ब्लैडर क्या होता है, कैसे किडनी काम करती है। यहाँ पूरी पीएचडी तुम्हें इसके अंदर करा दें और ये बैठे हैं अभी भी प्रेम क्या है, मोह क्या है। अभी तुम्हारी सारी फिलोसफी की क्लासेस भी यहीं चलवा देते हैं। देखो इधर, पेपर आ रहा है सर पे, थोड़ा सीरियस हो जाया करो कभी। क्वेश्चन है कि यूरिन का येलो कलर किसकी वजह से होता है? आप सबने एक नाम यहाँ पर सुना हुआ है जिस पिगमेंट को कहते हैं यूरोक्रोम। आप कहोगे मैम ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में तो यूरोबिलिन दे दिया, बिलीरुबिन दे दिया। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, आपको करेक्ट आंसर पता है, आप फिर भी क्या करोगे? टिक लगाया ना यूरोबिलिन पे कि चलो यूरोक्रोम से मिलता जुलता था, आधे तो यही तुक्के में क्या करेंगे, टिक लगा कर आ जाएंगे। बट फिर भी करेक्ट आंसर होता है यूरोक्रोम। बिलीरुबिन की बात करूं तो ये करता है मल को, मलाशय को, मल को पीला रंग देता है, प्लाज्मा को पीला रंग देता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कई बार एरर होते हैं, नंबर आपको अलॉट कर दिया जाता है। ऐसा कुछ भी दिखे तो नंबर मतलब करेक्ट मार्क जरूर कराना, खाली ब्लैंक मत छोड़ करके आना। ठीक है, द पिगमेंट जो कि आपके येलो कलर देता है यूरिन को, उसे यूरोक्रोम कहते हैं। यूरोक्रोम बेसिकली जब आपके आरबीसी नष्ट हो जाते हैं, डेड और डिग्रेडिंग आरबीसी होते हैं, उनसे बनकर के तैयार होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यूरोक्रोम ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरोबिलिनोजन अलग पार्ट है, हालांकि अगर ऐसा ऑप्शन में दिख जाए तो आप उसको टिक करके जरूर आएंगे। इज दिस क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलो भाई, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगला देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य का नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जी हाँ, एनटीपीसी या अन्य किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर क्लियर कर सकते हो।